अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अभी जितना भी लेक्चर चल रहा है उसमें मेरा एजम्पशन है ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्विंग, करेक्ट? ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम आर इन्वॉल्विंग, नॉट लाइक सॉल्ट। सॉल्ट रहेगा तो वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कि कौन लैटिस पॉइंट पे जाएगा और कौन वॉइड में जाएगा, खाली जगह में। बट अभी जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्विंग, करेक्ट है एवरीवन? तो एक्चुअल में इसमें 2 डायमेंशन में तो बहुत सारा चीज़ है, बट मेरे लिए इसमें 2 अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट है स्क्वायर अरेंजमेंट, और 2 डायमेंशन में सबसे पुअर अरेंजमेंट एक्चुअली यही है। पुअर अरेंजमेंट का मतलब पुअर अरेंजमेंट का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा वॉइड मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम रहेगा, राइट? तो अब इस बात यहाँ देखिएगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि 2 डायमेंशन के अरेंजमेंट को ही अगर 3 डायमेंशन में रिपीट करते हैं और उसी 2 डायमेंशन के हेल्प से अगर 3 डायमेंशन बनाते हैं, तो पुअर अरेंजमेंट के हेल्प से जो 3 डायमेंशन बनेगा उसका अरेंजमेंट भी पुअर अरेंजमेंट रहेगा, मतलब उसमें भी पैकिंग फ्रैक्शन बहुत कम मिलेगा, या कह सकते हैं सबसे कम मिलेगा, राइट? तो अगर मेरा स्क्वायर अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन सबसे पुअर अरेंजमेंट है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्चुअली मिलता है सिंपल क्यूबिक सिस्टम, जो 3D में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक्चुअल में इसमें हम लोग स्क्वायर अरेंजमेंट में, मैं इसको लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। स्क्वायर अरेंजमेंट में एक स्फीयर किसी लाइन के लॉन्ग सजा हुआ है, तो दूसरे लाइन को उस स्फीयर के जस्ट इन दोनों स्फीयर के बीच की जगह के जो खाली जगह उसमें नहीं करते हैं, कहाँ सजाते हैं? एक स्फीयर का टच कराते हुए 2 स्फीयर के बीच में नहीं। तो यहाँ पे हो गया कि स्क्वायर अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन, इसको मैं सेंटेंस बनाऊंगा। स्क्वायर अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन में स्फीयर आर टचिंग टू ईच अदर, स्फीयर्स आर टचिंग टू ईच अदर along द डायगोनल या along द साइड लेंथ, along द साइड, एक लाइन लिख लीजिएगा। इन अ स्क्वायर अरेंजमेंट स्फीयर आर टचिंग, और यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्फीयर? ओनली वन टाइप ऑफ स्फीयर आर यूजिंग, राइट? आइडेंटिकल स्फीयर, मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन, स्फीयर आर टचिंग along द साइड, नॉट along द डायगोनल। और स्फीयर के सेंटर से स्फीयर आर टचिंग along द साइड लेंथ, नॉट along द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। फिर से मैं पूरा सेंटेंस कंप्लीट करता हूं। इन अ स्क्वायर अरेंजमेंट स्फीयर आर टचिंग along द साइड, नॉट along द डायगोनल। ये डायगोनल है ना स्टूडेंट, तो डायगोनल के अलोंग टच नहीं करेगा, अलोंग द साइड के अलोंग टच करेगा, राइट? तो यहाँ देखिए ये सिचुएशन है, तो यहाँ पे जगह खाली बच गया, पिछले क्लास में भी तो लिए थे।
यही जगह मेरा ऑक्यूपाइड है और जो मैंने ड्रॉ किया है ये मेरा यूनिट सेल है। तो पूरा स्फीयर का तो इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन में स्फीयर कहाँ पे है? कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। और ये जगह क्या है मेरा? वॉइड। बट इसी चीज़ को बढ़िया रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंपली मैं कहीं कहीं पे ऐसे भी दिखाते रहूँगा। लेकिन स्क्वायर अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन अगर मेंशन कर रहा हूँ, इसका मतलब देखिए अब डायग्राम नीट एंड क्लीन के लिए ऐसे दिखाया रहेगा, बट यहाँ पे ए और आर के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? ए इक्वल टू 2r। इज इट राइट? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया इन स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ 2 डायमेंशन में स्फीयर आर टचिंग टू ईच अदर along द डायगोनल along द साइड। तो उससे हम लोग को ए और आर में रिलेशन मिल गया, राइट? अब 2 डायमेंशन के लिए पैकिंग फ्रैक्शन एरिया के अकॉर्डिंग, ये पिछले क्लास में ही देख लिए थे, 2 डायमेंशन में पैकिंग फ्रैक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? एरिया के अकॉर्डिंग रहेगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया ऑक्यूपाइड, राइट? पिछले क्लास में ही तो किए थे। एरिया अवेलेबल, यस। तो इस स्क्वायर के अंदर हाउ मेनी इफेक्टिव स्फीयर का, कितना इफेक्टिव स्फीयर का एरिया रहेगा? 1। देन हाउ मेनी इफेक्टिव स्फीयर इनसाइड द स्क्वायर? इफेक्टिव स्फीयर इनसाइड द स्क्वायर, इसी को हम लोग जेड बोल रहे हैं, इक्वल टू 1। इसका मतलब सर पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इज इट राइट? और पाई आर स्क्वायर बाई ए, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर लिख दें, ए इक्वल टू 2r से। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया सर? पाई बाई 4 हो गया। ये कितना आता है देखिए तो, कैलकुलेट करने के बाद 0.78। इसका मतलब वाइड फ्रैक्शन हो गया, बोलिए 1 में से माइनस कर दीजिए। बट इट इज़ वेरी, यहाँ देखना है, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन वाइड फ्रैक्शन in case of a square arrangement when only one type of a sphere are using, right? जो कि उसके लैटिस पॉइंट पे गया है। यहाँ पे लैटिस पॉइंट कौन सा है? कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। कॉर्नर ऑफ द क्यों नहीं, 2 डायमेंशन में कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, अगर यहाँ पे, यहाँ तो अभी खाली जगह है, इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं स्फीयर एक और डाल दिया तो क्या पैकिंग फ्रैक्शन वही रहेगा या पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ जाएगा? अगर मेरे असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन मिला कि अपार्ट फ्रॉम लैटिस पॉइंट, मेरा कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर लैटिस पॉइंट है जहाँ पे मेरा मेन स्फीयर है, अपार्ट फ्रॉम लैटिस पॉइंट अगर इस जगह में भी मैंने अगर कोई स्फीयर डाल दिया तो क्या पैकिंग फ्रैक्शन वही रहेगा या थोड़ा बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब दिस इज द, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन फॉर विच कंडीशन? when we are using only one type of a sphere and there is no any sphere inside the void, right? लिखिए, this is the packing fraction when only one type of a sphere या only one type of atoms are using, which are present only lattice point
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ओनली वन टाइप ऑफ स्फीयर रहेगा तो ऑब्वियसली वो लैटिस पॉइंट जो लोकेट किया गया है कि यहाँ पे बैठना चाहिए वहाँ पे ही जाके बैठेगा, राइट। एंड नो एनी एटम, नो एनी अदर एटम इनसाइड द void। क्योंकि इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाता है, क्योंकि आप तो रट के रखिएगा 2 डायमेंशन स्क्वायर का पैकिंग फ्रेक्शन 0.78 शॉर्ट नोट्स में, बट वहाँ पे बोल दिया जाएगा 1 मिनट मुझे लेट मी फिनिश, वहाँ पे बोला जाएगा कि स्क्वायर के कॉर्नर पे एटम x है और उसके कारण जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसमें एटम y है, तब आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये जो पैकिंग फ्रैक्शन निकाले हैं उसमें क्या है, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ अ स्फीयर आर यूजिंग विच आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, राइट। इसलिए इसको रट्टा मारना है, लेकिन समझ के रट्टा मारना है कि यहाँ पे वॉइड में जब कोई प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन है। हाँ बोलिए शुभांकर। हाँ मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर यूजिंग, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर यूजिंग विच आर प्रेजेंट ओनली लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या है, स्क्वायर का कॉर्नर, एंड नो एनी अदर एटम इनसाइड द वॉइड, ठीक है ना। and no any other atom, and no any other atom present inside the void। हो गया। अच्छा थोड़ा सा लेटर में और बड़ा लिखूंगा, डोंट वरी। अब लिखिए हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन, हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन, हेक्सागोनल अरेंजमेंट in 2 डायमेंशन। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए तो पहले डायग्राम देख लीजिए। हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन में सबसे इफिशिएंट पैकिंग है, ठीक है। इफिशिएंट पैकिंग इन 2D। हाँ ये फिर से बोलिए। नहीं, इफिशिएंट अरेंजमेंट कहेंगे, स्क्वायर को पुअर अरेंजमेंट बोले थे। इफिशिएंट को क्या बोलेंगे, बेटर अरेंजमेंट बोलेंगे, बेस्ट अरेंजमेंट बोलेंगे, राइट, पैकिंग के लिहाज से। तो एक्चुअल में अगर मान लेते हैं कि देखिए प्रैक्टिकल है, आप खुद सोचिए कि अगर आपको बोला गया कि कम जगह दिया गया और उसको मैक्सिमम स्फीयर को डालना है, तो नहीं था कि इसके बीच में सजाना स्टार्ट करेंगे ताकि कम से कम जगह खाली बचे, राइट। तो एक्चुअली हेक्सागोनल अरेंजमेंट में हम लोग स्फीयर के नीचे स्फीयर नहीं रखते हैं, 2 स्फीयर के बीच में स्फीयर को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, समझे।
हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D में स्फीयर के जस्ट नीचे स्फीयर को टच नहीं कराते हैं। कहाँ रखते हैं? 2 डायमेंशन में दो स्फीयर के बीच का जो जगह है उसके बीच में इसको अरेंज करते हैं, राइट। और अगर ये 2 डायमेंशन में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर ये 2 डायमेंशन में सबसे एफिशिएंट पैकिंग है तो ये डैम से आपको ये पढ़ाया जाएगा, मैं तो पढ़ाऊँगा ही। तो 3D में सबसे जो बेस्ट पता है क्लोज पैकिंग, तो क्लोज पैकिंग इसी स्ट्रक्चर से मिलेगा, समझे। क्लोज पैकिंग इन 3D 2D के किस अरेंजमेंट से मिलने वाला है? तो 2D के हेक्सागोनल अरेंजमेंट से 3D में क्लोज पैकिंग मिलेगा। और क्लोज पैकिंग मेरे सिलेबस में दो है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, राइट। चलिए यहां देखिएगा, सेंटर से सेंटर मिलाइए। हो गया ना? यस। नहीं, ये तो एक्चुअली हम लोग तो रफ आइडिया हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें अगर प्रकाल से लीजिएगा ना, क्या उसको तो कंपास, उससे ड्रॉ हो जाएगा। नहीं, उतना करना ही नहीं है। अरे उतना नहीं करना है भाई, यहाँ पे चित्रकारी बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग को तो बस ऑब्जेक्टिव बनाने से मतलब है, क्वेश्चन मार्क्स आने से मतलब है। वो सब बिल्कुल मत किया कीजिए। कभी टाइम मिलेगा तो उस बिल्कुल ग्रीन से, रेड से, ब्लू से करते रहिएगा। हो गया। देखिए ये मेरा 1 यूनिट सेल है, दिस इज माय यूनिट सेल। ओके एवरीवन, इसको बाहर मैं निकाल रहा हूँ। हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D में स्फीयर ईच, यहाँ देखिएगा, स्फीयर्स आर टचिंग अलोंग द साइड लेंथ। क्या बोल सकते हैं? एक स्फीयर यहाँ पे है, डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन के लिए देखेंगे यहाँ पे, मतलब ड्रॉ करेंगे यहाँ पे लेकिन सोचेंगे यहाँ पे, राइट। बहुत आसान टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहले ख़त्म तो करने दीजिए, बहुत क्वेश्चन करवा देंगे। और आपके सामने आपका 12th बोर्ड का क्वेश्चन बैंक भी मेरे पास है, वो भी करवा दूंगा। चलिए यहाँ देखिएगा, तो एक्चुअल में केयर कर लीजिए। देखिए तो स्टूडेंट, इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नहीं तो दो स्फीयर एक दूसरे के हेक्सागोन के साइड लेंथ के लॉन्ग टच कर रहा है, और बीच में जो स्फीयर है उसको बाकी ऑल स्फीयर टच कर रहा है। इस स्फीयर को बाकी एक, और इस स्फीयर का कितना पार्ट इसके अंदर है, जिसको मैंने शेडेड कर दिया, 1/3। 2D का बात करें, नॉट 3D। 3D में कुछ और हो जाएगा, इसका 1/3, राइट। क्यों? क्योंकि सर पूरा एंगल है 360, इसके अंदर तो 120 ही तो है, 120 120 120, राइट। और भाई यहाँ से यहाँ तक का बीच का मेरा साइड लेंथ है, तो साइड लेंथ और रेडियस ऑफ द स्फीयर के बीच का रिलेशन क्या है? तो वहाँ बताना है, देखना यहाँ है। तो क्या यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, यस, A = 2R, राइट। A = 2R। और ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैंने शेडेड कर दिया, उसके चारों तरफ कितना जगह खाली है। देखिए मैं जहाँ पर टिक लगा रहा हूँ, 1 ये टच कर रहा था, 2 3 4 5 6, इज इट राइट?
और उसको अगर ध्यान से देखेंगे, ये अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगा लेकिन एक दो क्लास के बाद रिक्वायरमेंट होगा, ध्यान से देखिएगा तो दो टाइप का वॉइड मिलेगा। एक इस टाइप का शेप का, देखिए यहाँ पे है ना, और एक इस टाइप का शेप का, राइट। और इस टाइप का वॉइड और इस टाइप का वॉइड कंटिन्यूअस नहीं है, अल्टरनेट है, राइट। अगर एक इस टाइप का है तो दूसरा इस टाइप का, फिर इस टाइप का है, अल्टरनेट है। तीन इस टाइप का वॉइड है और तीन इस टाइप का वॉइड है। मान लीजिए इसको वॉइड ऑफ टाइप ए बोल देंगे, इसको वॉइड ऑफ टाइप बी। तो वॉइड ऑफ टाइप ए भी 3 है और वॉइड ऑफ टाइप बी, ये मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके ऊपर एक और लेयर जब डालना स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग 2D में ही हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखे रहेंगे तब तो याद आ जाएगा कि ओके 2D में ऐसा टू डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड था, करेक्ट। एनीवे, तो भाई टोटल इफेक्टिव स्फीयर, तो यहाँ पे पहले तो एक लैंग्वेज बना लीजिए। इन केस ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग इन 2D, स्फीयर आर टचिंग टू ईच अदर अलोंग द साइड ऑफ द हेक्सागोन। इन केस ऑफ हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D, स्फीयर आर इन केस, सर ध्यान से सुनिएगा सर, लिखिए। इन केस ऑफ हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D, स्फीयर्स आर टचिंग along the side length of hexagon, along the side length of hexagon, is it right? बट भाई यहाँ पे मैं इस चीज़ नहीं दिखाया हूँ, यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे मुझे डायग्राम को नीट एंड क्लीन रखना था, करेक्ट। लेकिन लिखेंगे ऐसे और सोचेंगे ऐसे, राइट। पहला बात तो ये हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी इफेक्टिव स्फीयर इनसाइड दिस हेक्सागोन? नंबर ऑफ इफेक्टिव स्फीयर, नंबर ऑफ इफेक्टिव स्फीयर इनसाइड द हेक्सागोन कितना हो जाएगा शुभंकर? सर 1/3 इंटू 6 कर दीजिए, आप +1 कर दीजिए, राइट। चलिए, क्योंकि 6 कॉर्नर है, हर कॉर्नर 1/3 कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। ओके, क्या है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और ऐसा ऐसा कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? 6। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो पता है सबको, कितना होता है? √3a²। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 होना चाहिए। यस, टोटल एरिया अवेलेबल इक्वल टू क्या 6 इंटू √3/4 a² कर दें। यही तो मेरे पास एरिया अवेलेबल था 2D में, करेक्ट। और एरिया ऑक्यूपाइड कितना? तो सर एरिया ऑक्यूपाइड इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम, नहीं 2D में सिर्फ एरिया का बात करेंगे, 3 इंटू टोटल इफेक्टिव सर्कल कितना, एरिया कितना नजर आएगा? 3 इंटू πr²। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना नजर आएगा 2D में? तो एरिया ऑक्यूपाइड बाई एरिया अवेलेबल 3πr² डिवाइडेड बाई 6 √3/4 a²। अगर आपको ए और आर के बीच में रिलेशन नहीं पता रहता तो क्या पैकिंग फ्रैक्शन बता पाएंगे? दिस इज द वजह कि मुझे बार बार इस पॉइंट पर स्ट्रेस करना पड़ रहा है कि वो आपस में टच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D में स्फीयर आर टचिंग अलोंग द साइड लेंथ, राइट। वहां से हम लोग को एक रिलेशन मिल गया है, ए इक्वल टू 2r, इज इट राइट? तो 3πr² और डिवाइडेड बाई 6 √3/4
4r², r² आपस में कैंसिल, कट कुट का कितना आएगा देखिए तो, एग्जैक्ट वैल्यू, ये वैल्यू सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। ऑलमोस्ट इतना आता है 0.91। तो वाइड फ्रैक्शन कितना रहेगा, 1 माइनस 0.91 कर दीजिए, हाउ मच, 0.09। इसका मतलब हेक्सागोनल में 91% जगह भर जाता है, राइट, सिर्फ 9% जगह खाली रहता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, देखते ना घर में कुछ इस टाइप का सजाते हैं, बीच में जगह खाली तो उसमें सैंड डाल देते हैं सरफेस फ्लोरिंग के लिए, राइट। इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ स्फीयर आर यूजिंग व्हिच आर प्रेजेंट ओनली एट लैटिस पॉइंट, राइट। इसके बीच में जो जगह खाली है उसमें भी अगर स्फीयर आप डाल दिए, उसके बीच के वॉइड में छोटा छोटा स्फीयर इंटरस्टिशियल जगह पे, तब पैकिंग फ्रैक्शन क्या इतना ही रहेगा या और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, समझ गए। चलिए यहाँ देखिए तो, अब यहाँ पे एक टर्म है, इसको हटाएं, उस डायग्राम को नहीं हटाना है। व्हाट द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड स्टेट। ऐसे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 बार आता है, एक बार हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा देते हैं, उसका कुछ और मीनिंग है, एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाते हैं, उसका कुछ और मीनिंग है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हाइब्रिडेशन का मोटा मोटी सेम ही मीनिंग है। व्हाट है कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड स्टेट। देखिए जनरली क्या होता है कि कोई भी स्फीयर, जिस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं, मैं लिखवा दूंगा, जिस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं उस स्फीयर से जनरली कितना स्फीयर उसको टच कर रहा है, एक तो ये हो गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक है नियरेस्ट नेबर, राइट, नियरेस्ट नेबर। जैसे मेरा यहाँ पे अगर घर है, अगर जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, तो मेरा नियरेस्ट नेबर क्या रहेगा, इस मकान के बाद जस्ट दूसरा मकान, उसको बोलेंगे क्या, और चारों तरफ जितना से मैं घिरा हुआ हूँ वही मेरा क्या रहेगा, नियरेस्ट नेबर। सिर्फ ये क्या चारों तरफ वाला घिरेंगे, मानते भाई मेरा यहाँ पे मकान है, तो यहाँ का और यहाँ का और यहाँ का, करेक्ट। अगर 4 मकान में चारों तरफ है तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ये हो गया फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन क्या रहेगा, सिर्फ पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब वो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं आप। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नेबर, करेक्ट। इसका मतलब अगर ए का कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है, ई है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। लेकिन बोलते हैं ना मेरे बगल के बगल वाले, मेरे बगल के बगल वाले, तो उसको क्या बोलिएगा, सेकेंड नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर के बाद कौन सा आएगा, सेकेंड नियरेस्ट नेबर, जिसको कि सॉलिड स्टेट में क्या बोलेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ गए, इसको लिखना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नियरेस्ट नेबर का हुआ मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो उसके बिल्कुल पास में है, और सेकेंड नियरेस्ट नेबर जो उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो उसको बोलेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर तक आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। लिखवा रहे हैं, पहले समझ में आ गया। लिखिए एक लाइन, इट इज डिफाइंड एज, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन का मतलब है कि मैं आपको नियरेस्ट नेबर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स टचिंग, द नंबर ऑफ एटम्स टचिंग एनी वन पार्टिकुलर एटम, एनी वन पार्टिकुलर एटम, एनी वन पार्टिकुलर एटम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एनी वन पार्टिकुलर एटम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर।
comma, sometimes atoms are not directly touching to each other, sometimes atoms are not directly touching to each other, then in this case nearest neighbor, then in this case nearest neighbor sometimes atoms are not directly touching to each other, then in this case nearest neighbor, near से nearest neighbor, तो ओके एवरीवन, यहां देखिए हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D में भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3D में नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप पढ़ लीजिए, हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D में, नॉट इन 3D, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2D 6 हो जाएगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि सर इसको ये 6 टच कर रहा है, राइट, बाकी ये किसी का टच में नहीं है, ये 6 टच करने के बाद बाकी किसी को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, राइट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भाई, तो वहां पे जो अरेंजमेंट था ना उसको देखिए, ये भी 6 के से घिरा हुआ है, राइट, ये तो चारों तरफ है ना, हो सकता है कि जिसको अभी सेंटर में सरफेस का तो अभी बात ही नहीं किए हैं, इसको अभी पहले समझिए, सरफेस पे कहाँ, सॉलिड का सरफेस ऐसा कुछ नहीं होता, उसका प्रॉपर एक जगह होता है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे कोई है भाई, ये तो बताए थे ना कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, क्या यहाँ पे रखा जाए, यहाँ तो ये हेक्सागोनल में ऐसे रहता है, करेक्ट, ऐसी से सरफेस बनेगा आपका। तो एक्चुअल में अगर इसको देखेंगे ये भी तो सेंटर में हो सकता है, जिसको अभी आप सेंटर में देख रहे हैं तो उसको सेंटर में इमेजिन, इसको भी तो सेंटर में इमेजिन कर सकते थे, तो इसके चारों तरफ 6 रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D में हर स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, राइट भाई, इसीलिए तो ऐसे ड्रॉ किया गया था, राइट, करेक्ट ना। बड़ा मन लगा के स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए इसको सेंटर मान लेंगे तो इसके चारों तरफ A6 हो जाएगा, इसको भी तो सेंटर मान सकते हैं, करेक्ट। दैट्स वाई इस केस में हर स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लिखिए अरेंजमेंट इन 3D, अरेंजमेंट इन 3D, उसमें फर्स्ट अरेंजमेंट से चलते हैं, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। पहले समझिएगा स्टूडेंट, देखिए एक कौन सा अरेंजमेंट है सर, दिस इज द स्क्वायर अरेंजमेंट इन 2D, राइट। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं SCS, सिंपल क्यूबिक सिस्टम इन क्यूबिक बोल दिया तो 3D हो गया, राइट। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम 2D के कौन सा अरेंजमेंट को 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करेंगे, तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम, तो स्क्वायर अरेंजमेंट। तो 2D का स्क्वायर अरेंजमेंट सबसे पुअर अरेंजमेंट था 2D में, राइट, और उसी से जो 3D में मिलेगा वो भी 3D में सबसे पुअर अरेंजमेंट रहेगा, राइट। इसका मतलब 3D में सबसे पुअर अरेंजमेंट है सिंपल क्यूबिक सिस्टम। भाई शुरुआत ही खराब हो गया
तो बिल्डिंग कितना ऊपर जाएगा, वो भी खराब ही रहेगा। इसका मतलब है कि एक पहला ऑब्जेक्टिव सिंपल क्यूबिक सिस्टम इन 2D, सिंपल क्यूबिक सिस्टम जो 3D का है वो 2D का किस अरेंजमेंट को आगे बढ़ाने से मिला है, स्क्वायर। यस, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक फर्स्ट लेयर है, समझेगा स्टूडेंट, 2D में तो लेयर ही रहेगा ना, अरे सेकेंड लेयर है, करेक्ट। और यहाँ पे स्फीयर का नाम है ABCDEFGH, और इस दो लेयर को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है कि स्फीयर के ऊपर स्फीयर जाए। ऐसा नहीं कि इस जगह पे ये स्फीयर डाल दीजिए, कहाँ पे जाना है, स्क्वायर अरेंजमेंट को इस तरीके से 3D में रखना है, एक लेयर को दूसरे लेयर पे इस तरीके से सजाना है कि अगर इसको लोअर लेवल बनाते हैं, लेयर बनाते हैं नीचे का लेयर, तो ए के ऊपर कौन रहना चाहिए, ए के डायरेक्टली ऊपर, लिखना नहीं है, समझिए यहाँ पे कितना सेंटेंस बनाइएगा, ए के डायरेक्टली ऊपर ई, और बी के डायरेक्टली ऊपर एफ, और सी के डायरेक्टली ऊपर जी, और डी के डायरेक्टली ऊपर एच रहेगा, करेक्ट। तो बताइए स्फीयर कैसे एक दूसरे को टच कर रहा है, और सेंटर से सेंटर मिला देना है along the side length of the cube, right। इसका मतलब इस तरीके से अगर हम लोग अरेंज करते हैं, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइएगा। देखें, सोचेंगे यहाँ पे, ड्रॉ यहाँ पे कर रहे हैं बट सोचना वहाँ पे है, राइट। बोलिए ए के ऊपर कौन है, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर लिख रहे हैं, तो ए के ऊपर और बी के ऊपर और सी के ऊपर और डी के ऊपर क्या है, एच। और बताइए, तो एक्चुअली सिंपल क्यूबिक सिस्टम में दिखाया ऐसे रहता है, बट इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम स्फीयर आर इज इट, आप यहाँ देखिएगा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डायगोनल, दो टाइप का। यहाँ देखिए ये भी तो एक डायगोनल है, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। आप अपना घर में देख लीजिए ना, अगर क्यूबॉइड टाइप का घर होगा, क्यूब तो बहुत कम ही रहता है, क्यूबॉइड टाइप का थोड़ा लंबा, थोड़ा और विड्थ कम रहता है और लेंथ ज़्यादा रहता है, राइट। तो उसका पूरा वॉल्यूम देखिएगा तो इट इज काइंड ऑफ क्यूबॉइड, राइट। तो नहीं लगता कि सर नीचे का इस कॉर्नर से उस कॉर्नर मिलाएंगे तो इट इज काइंड, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, राइट। और सरफेस का डायगोनल भी तो एक होता है, तो इस डायगोनल को क्या बोलेंगे, ए से एच को मिलाएंगे तो बॉडी डायगोनल। तो भाई क्यूब में कितना बॉडी डायगोनल, ये इंपॉर्टेंट है। 4 होगा ना स्टूडेंट क्यूब में, यस, ए से एच वन ऑफ द बॉडी डायगोनल,
और डी से ई, राइट। दूसरा बॉडी डायगोनल कैसे काम चलेगा आप लोग का, डी से ई और सी से एफ, राइट। और एक कौन सा, बी से जी, राइट। तो एक 4 बॉडी डायगोनल है। मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल में आ गया कि एटम्स आर ऑल्सो इन द मिडिल ऑफ बॉडी डायगोनल, मतलब कुछ स्फीयर मान लेते हैं, सम स्फीयर आर प्लेस्ड एट द बॉडी डायगोनल, ऑल बॉडी डायगोनल, और टोटल बॉडी डायगोनल ही पता नहीं है, तब तो वहाँ तो क्वेश्चन छूट जाएगा। देन हाउ मेनी बॉडी डायगोनल, देयर आर 4 बॉडी डायगोनल, राइट। बट इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम, क्या एटम इस केस में अलोंग द बॉडी डायगोनल टच में रहेगा, या इमेजिन कीजिए तो इसको इस पे रखेंगे तो बॉडी डायगोनल के ए स्फीयर क्या इस स्फीयर को टच करेगा, ए और एच आपस में नहीं करेगा। और भाई ए स्फीयर इस डायगोनल को क्या आप बोलेंगे, फेस डायगोनल, राइट। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में इज इट स्फीयर आर टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। In case of simple cubic system, atoms are not touching। एक मिनट रुकना है, मैं लिखवा दूंगा, यहाँ पे समझना ज़्यादा है भाई, इसमें क्या सेंटेंस बनाया जाएगा, कहानी थोड़ी लिखना है। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम, लिखने के पीछे मत भागो भाई, पहले समझ लेना है रोशन कुमार लिखते रहोगे तो पूरा रामायण हो जाएगा, पर इसमें ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम, स्फीयर आर टचिंग नॉट टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, sphere are only touching along the side length of the cube, is it right? लिखिए, नोट कीजिए आप। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम, sphere are not touching along the face diagonal or body diagonal। In case of simple cubic system, sphere are not touching along the face diagonal और बॉडी डायगोनल, स्फीयर आर ओनली टचिंग अलोंग, क्या बोलिएगा, साइड लेंथ। तो डायग्राम में समटाइम्स, डायग्राम में ऑलवेज ऐसे दिखाया रहेगा, डायग्राम में ऐसे दिखाया रहेगा, बट यहाँ देखिए एक्चुअल में ये है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का, दिस इज योर साइड लेंथ ऑफ द क्यूब, राइट। तो ए और आर में क्या रिलेशन रहेगा, ये आपको शॉर्ट नोट्स में रहेगा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम स्फीयर किसके लॉन्ग टच करता है, उससे आपको ए और आर में रिलेशन मिलेगा, राइट। ए इक्वल टू 2r, करेक्ट। यहाँ देखिए, हाउ मेनी इफेक्टिव स्फीयर, यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी आर यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ स्फीयर। हम लोग कोई सॉल्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं अभी, राइट। हम लोग वही ओनली वन टाइप ऑफ स्फीयर का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें ऑल स्फीयर आर प्रेजेंट ओनली एट लैटिस पॉइंट, नो एनी स्फीयर और एटम प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब वॉइड। यहाँ भी वॉइड होता है, यहाँ भी खाली जगह बीच में रह जाएगा ना, यहाँ पे जगह खाली रहेगा, राइट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी सेट किया जाएगा जिसमें सिंपल क्यूबिक सिस्टम ही रहेगा और उसके कॉर्नर पे स्फीयर रहेगा और उसके वॉइड में भी स्फीयर रहेगा, और उस टाइम पे भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्वेश्चन मिलेगा असाइनमेंट में। बट यहाँ पे जो हम लोग निकाल रहे हैं उसमें किस केस को मानकर निकाल रहे हैं, जैसे जनरली देखिए, इसका मेरा भी रटा हुआ है, पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, शायद क्रैश कोर्स के कुछ बच्चे होंगे उनको पता होगा 0.52 होता है, राइट। बट ये बहुत कम बच्चे यहाँ पे रुक कर ये सोचते हैं कि ये जो पैकिंग फ्रैक्शन जो आने वाला है वो तब पैकिंग फ्रैक्शन है व्हेन ओनली स्फीयर प्रेजेंट ऑन लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, इफ सम स्फीयर ऑल्सो प्रेजेंट इन द खाली जगह वॉइड, तो क्या पैकिंग फ्रैक्शन वही रहेगा 0.52 या थोड़ा बढ़ जाएगा,
बढ़ जाएगा। इस बात को समझने का रिक्वायरमेंट है, समझे? मैं लिखवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए। तो यहाँ पे हाउ मेनी इफेक्टिव स्फीयर इनसाइड द यूनिट सेल, ये मेरा यूनिट सेल है। तो भाई इन केस ऑफ 3D, ये तो पिछले क्लास में भी देखे थे, कॉर्नर पे जो वन स्फीयर रहता है, यहाँ पे एक कॉर्नर ऑल डायमेंशन में, ऑल डायरेक्शन में कितने क्यूब के साथ कॉमन कॉर्नर का काम करता है? 8, राइट? तो भाई इसका इस यहाँ पे जो स्फीयर रहेगा उसका कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर रहेगा, इस यूनिट सेल के अंदर रहेगा? 1/8, राइट? तो क्या 1/8 इंटू 8 कर दें? देन हाउ मेनी इफेक्टिव स्फीयर? 1। और वॉल्यूम अवेलेबल कितना है? AQ। और A और R के बीच में रिलेशन क्या है? A = 2R, राइट? और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³ ना। अब यहाँ पे एरिया का बात नहीं करेंगे, आप वॉल्यूम का बात करेंगे। आप किसका वॉल्यूम का बात करेंगे? स्फीयर का, राइट? तो और स्फीयर क्या है? मेरा एटम है 4/3 πr³। देन पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम कितना हो जाएगा सर? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम, बोलिए भाई थोड़ा बहुत आप लोग भी, अवेलेबल। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4/3 πr³ और डिवाइडेड बाई AQ। और अगर A और R का बीच का रिलेशन अगर हम लोग को नहीं रटा हुआ रहेगा या नहीं जानते रहेंगे तो R और A कैंसिल नहीं होगा, राइट? तो कितना हो जाएगा? 4/3 πr³ और AQ का वैल्यू A = 2R, तो क्या लिख दें? कितना? 8R³ R³ RQ आपस में कैंसिल। कैलकुलेट, जिनका फर्स्ट टाइम है 12 क्लास के बच्चे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसे हम लोग का रटा हुआ है 0.5। एक बार लेकिन आप लोग को लिखना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए, खासकर 12 क्लास के स्टूडेंट को। तो नहीं लगता है कि वॉइड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.48। सर इसमें मोटा मोटी आधा जगह खाली रह गया, राइट? और आपने और क्या ऑब्जर्व किया सर? 2 डायमेंशन में पैकिंग फ्रैक्शन जो स्क्वायर का था 3D में और भी कम होता चला गया, राइट? ये बिल्कुल इस कहावत को चरितार्थ कर दिया गया, शुरुआत खराब तो आगे और भी खराब होता चला गया। शुरुआत कितना था इसका? 0.78 था ना स्क्वायर में, और यहाँ पे आकर कितना हो गया? 0.52 से जो 2D में स्क्वायर का था वो 3D में, और उससे ज़्यादा अच्छा पैकिंग हुआ या और ख़राब हो गया पैकिंग? और पैकिंग खराब। ये सब नहीं कोई पूछने वाला है, लेकिन हम लोग ऑब्जर्व किए, राइट? बट इसको आज के बाद शॉर्ट नोट्स पे रख लेना है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम, पैकिंग फ्रैक्शन, दिस वन, राइट? और जेड का वैल्यू कितना? 1। लेकिन साथ में ये नोट करना है कि ये वैल्यू, ये तो बहुत बार, कम 10 बार आया है भाई ये वाला, सिर्फ ये वैल्यू। इसका 4 मार्क्स है, इसका 4 मार्क्स है। लेकिन ये पैकिंग फ्रैक्शन कब है? वेन ओनली वन टाइप ऑफ, लिख लीजिए, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ स्फीयर आर यूजिंग which are present on lattice point. This is the packing fraction for simple cubic system when only one type of a sphere are using which are present on lattice point and no other sphere present in the void. Yes, this is a packing fraction for simple cubic system when only one type of sphere are present at lattice point and no any other sphere are present in the void. इस सेंटेंस के अंदर ये क्वेश्चन छिपा हुआ है कि अगर void में प्रेजेंट रहेगा तो कुछ और हो जाएगा, और कुछ और होने का मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा पैकिंग, राइट?
चलिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है एवरीवन, डेंसिटी इक्वल टू बोलिए मास बाय वॉल्यूम अवेलेबल, राइट। ऑक्यूपाइड नहीं, मास बाय वॉल्यूम अवेलेबल। इसका मतलब सॉलिड स्टेट में डेंसिटी के लिए मास ऑफ यूनिट सेल, राइट, मास ऑफ यूनिट सेल आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम ना, दैट इज व्हाट डेंसिटी। तो यूनिट सेल का डेंसिटी मतलब उस सॉलिड का, तो यूनिट सेल का जो डेंसिटी आएगा वही उस सॉलिड का डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यहाँ देखिए मैं जानबूझ के यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हूँ, बिकॉज कि कहीं पर जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि ऐसा एक फार्मूला रटे रहते हैं, ZM/NA/AQ, ये फार्मूला आप लोग को मिला होगा, राइट। तो भाई ए ओरिजिनल है या ए ओरिजिनल है डेंसिटी के लिए, ए ओरिजिनल रहेगा ना। जहाँ पे HCP रहेगा तो वहाँ पे AQ चलेगा, AQ कब तक आपका साथ देगा, जहाँ तक क्यूब रहेगा। क्यूब नहीं है 3D में, हेक्सागोनल है तब, तो वहाँ पे हेक्सागोनल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। वहाँ पे AQ नहीं चलेगा, इसलिए बेटर है इसको, ये तो रटेंगे ही हम लोग, बट एक क्यूबिक सिस्टम जहाँ पे क्यूब रहेगा वहाँ तक साथ देगा, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज क्यूब ही रहेगा, करेक्ट। चलिए इसको ऐसे कर दें, M/NA, जहाँ पे M है मोलर एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, M मेरा है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो M/NA कितने का, एटम ही मान के चलते हैं अभी, मॉलिक्यूल हटाइए, एटॉमिक वेट मानते हैं। तो M/NA इज द मास ऑफ वन एटम, वन स्फीयर, राइट। M/NA इज द मास ऑफ कितना स्फीयर, वन स्फीयर। एंड टू Z अगर कर देंगे, जहाँ पे Z क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर इन वन यूनिट सेल, तो ए क्या हो गया सर, ये हो गया मास ऑफ यूनिट सेल, राइट। और अगर आपका यूनिट सेल क्यूब के शेप में है तब वॉल्यूम के लिए क्या लिख दीजिएगा, AQ, करेक्ट ना। ए मैंने किसके बदले लिखा, मास ऑफ यूनिट सेल, आई इसके बदले किसके बदले लिखा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बट यहाँ जब AQ लिख रहे हैं तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ पे क्यूब रहेगा, उसके लिए वैलिड रहेगा, राइट। ये फार्मूला मैंने जो डेवलप किया, इट इज़ ओनली फॉर सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्यूब, ऑल टाइप ऑफ क्यूब। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया सर, Z M/NA इंटू AQ। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो अगर एग्जाम में भूल भी गए तो याद रहेगा मास बाय वॉल्यूम, वहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को जनरली, कि आप लोग के लिए आसान है, लेकिन जनरली स्टूडेंट को ये फार्मूला बहुत लगता है कि कितना बड़ा फार्मूला है, बहुत टफ लगता रहता है, इतना आसान था। चलिए लेकिन इस यहाँ भी टफनेस है, यहाँ देखिए, इसमें प्रॉपर ख्याल रखिएगा किस बात का, यूनिट का। अगर ऐसा इस सिस्टम में निकालने जा रहे हैं तो ऊपर में ये तो रहेगा ग्राम में ना, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और ये जो मिलने वाला है वो इट इज़ काइंड ऑफ एंगस्ट्रॉम में रहेगा, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब आपको आंसर किस में आएगा, kg/m³। तो यहाँ पे क्या लिख दें, यूनिट का ख्याल रखना है, यूनिट सेल का नहीं, यूनिट का। हो गया। ये लिखने का रिक्वायरमेंट की यूनिट का ख्याल रखना है, आप लोग आज तक बिना ख्याल रखे हुए निकाल देते क्या, ये भी लिखना स्टार्ट करता है, यूनिट का ख्याल रखना है। कभी कभी टाइम खराब चलता है ना, तो आदमी बहुत मतलब एकदम अलर्ट होकर के, अच्छा ये क्या, और उसमें ज़्यादा गलती होता है, एकदम फ्री माइंड से पढ़िए। यूनिट का ख्याल हम लोग का हैबिट बन गया है, ऑप्शन में दिख जाएगा, राइट।
देखिए निरंजन, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं है, जेड यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर, राइट। ये भी तो बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। जेड इज नॉट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। देखिए तो सर आपने कन्फ्यूजन वाला टर्म यूज ही क्यों कर लिया? तो मैं नहीं यूज़ किया भाई, बहुत सारे बुक्स में जेड ही मानते हैं, इसको जेड लिखे रहते हैं, इसलिए मैं जेड लिख रहा हूँ, ठीक है। जेड यहाँ पे क्या है? जेड इज इफेक्टिव स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल, राइट। एट यूनिवर्सल के नीचे एक्यू रहेगा? नहीं भाई, एक्यू तभी रहेगा जब तक क्यूब है। यूनिवर्सल इसके नीचे वॉल्यूम रहेगा, राइट। हो गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा और कन्फ्यूजन है मुझे। बोले क्या? ये डेंसिटी का फार्मूला है, इसलिए मैंने पहले मास और वॉल्यूम से स्टार्ट किया। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका यूनिट सेल पे भी हो, करेक्ट, अब वॉइड में भी स्फीयर हो, तो बेस्ट क्या है कि मास ऑफ यूनिट सेल बाय मास टोटल वॉल्यूम लिखे। ये तो बहुत काम करेगा क्यूब वाला में। व्हेन स्फीयर आर नॉट प्रेजेंट इन द वॉइड, व्हेन स्फीयर आर नॉट प्रेजेंट इन द वॉइड, समझे। अदरवाइज अगर, एक मिनट रुकना है, अदरवाइज अगर वॉइड में भी स्फीयर रहेगा तो उस केस में हम लोग टोटल मास निकालेंगे। कहाँ कहाँ का मास? यूनिट सेल के वजह से मास, यूनिट सेल पे जो रहता है, और वॉइड में जो स्फीयर रहेगा। और उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे मैं आपको हिंट कर दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ड्रॉ कीजिए। देखिए इस स्फीयर का नाम मैं 1 देता हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, सब लोग ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आराम से आगे बढ़ेंगे। चलिए, 1 का सबसे क्लोज पे कौन है जिसको टच कर रहा है? यहाँ पे तो टच ही कर रहा था ना। 2 4 6, राइट, डायरेक्टली 2 4 6, तो ये हो गया इसका नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट। उसके बाद सेकेंड नियरेस्ट नेबर कौन? मतलब ये तो सबसे क्लोज का हो गया। 3, वेरी गुड, फेस के डायगोनल के एलोंग, राइट, आप यही बोलना चाह रहे हैं। पहले बोल दिया कि सर साइड के एलोंग तो टच ही कर रहा है, बट इसको टच नहीं कर रहा है, बट आपने बोला सेकेंड नियरेस्ट नेबर, मतलब सेकेंड क्लोजेस्ट। ये हो गया सबसे क्लोजेस्ट, ये क्या हो गया? सेकेंड क्लोजेस्ट। तो इसका फेस का डायगोनल, तो इसका एक कॉर्नर, वन ऑफ द क्यूब में कितना फेस का कॉमन कॉर्नर? 3 फेस का। कौन कौन सा? एक राइट फेस, और एक टॉप फेस, और एक फ्रंट फेस, राइट। इसका तो इसका सेकेंड नियरेस्ट नेबर के लिए कौन काम करेगा? वन ऑफ द यूनिट सेल में 3 5 और 7, करेक्ट ना। लेकिन अभी मुझे चाहिए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट। देन व्हाट द, अब यह कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फर्स्ट, अगर हम लोग स्फीयर 1 के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, किसी एक को तो पकड़ना था, मैंने स्फीयर 1 को ले लिया, राइट।
तो स्फीयर 1 के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कॉर्नर पे रहता है, तो इसका मतलब किसी एक को लेकर आप बोल सकते हैं, राइट। मैंने 1 को पकड़ लिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 1 कितना होगा? भाई इसके ऊपर भी तो एक रहेगा दूसरा क्यूब, तीनों ऑल डायमेंशन में देखना है, राइट। ये तो वन ऑफ द यूनिट सेल में है, करेक्ट। इसके ऊपर भी तो एक ऐसा ही स्फीयर रहेगा, उसको भी तो टच करेगा ये। इसको बोल देते हैं 9th, करेक्ट। और इसके बगल में भी तो एक क्यूब बनेगा, इसको बोल देते हैं 10th, और एक आगे भी तो रहेगा, समझ रहे हैं, आगे, करेक्ट। ये हो गया, मतलब इसके आगे का क्यूब 11th। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। व्हाट अबाउट यू? यहाँ के जो बगल वाला रहेगा, ये दूसरा जो क्यूब बनाएंगे तो उसके लिए भी तो ये साइड लेंथ रहेगा, तो अलाउन तो साइड तो टच करेगा ही, राइट। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम, जो कि जिसका मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर से यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने का मतलब है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट में ऐसा कन्वेंशन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। और ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए कितना मिनिमम यूनिट सेल का रिक्वायरमेंट हो रहा है? 4, करेक्ट। ये जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, तो क्या वन ऑफ द यूनिट सेल के हेल्प से हो गया, या इसके लिए 4 यूनिट सेल का, एक खुद का और 3 और, राइट। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है जो मैं बोल दिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट, ये भी याद रखना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ ए मतलब एज लेंथ। ये जो कितना एज लेंथ पे मिल रहा है आपको, कितना डिस्टेंस पे मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पे कितना है? ए भी डिस्टेंस कितना था? ए भी डिस्टेंस कितना था? ए, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट? और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दिस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शेयर्ड बाय हाउ मेनी क्यूब्स, ये कितने क्यूब का शेयरिंग के वजह से हुआ? 1 या 4 क्यूब? 4, एक तो ओरिजिनल खुद का, अब बाकी एक ऊपर, एक इधर, एक आगे, राइट। लिखिए ऐसे ब्रैकेट देकर, शेयर्ड बाय हाउ मेनी क्यूब्स? 4 क्यूब्स। चलिए अब अपना मैथमेटिकल और 3 डायमेंशनल दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाइए, मैग्नीफाई कीजिए, और सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू बताइए, पॉइंट 1 को माइंड में रखकर। शेयर्ड बाय 4 क्यूब का मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है, एक खुद जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 1 क्यूब के हेल्प से हो गया, इसके लिए 4 क्यूब का हेल्प लेना पड़ा? 4 क्यूब का हेल्प लेना पड़ा। तो मान लेते हैं कि इसका भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना होगा तो इसका हम लोग हेल्प ले लेंगे, इस क्यूब का। इसलिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ इसी का हो गया, इसी प्रॉपर इसी क्यूब का ये रहा, या ये बिल्कुल शेयरिंग में वजह से बता पाए। दैट्स वाई इसको बोल रहे हैं शेयर्ड बाय 4 क्यूब, ठीक है। मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसी का रहेगा, बट यहाँ पे इन द बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि इसको बताने के लिए हम लोग को और भी क्यूब का रिक्वायरमेंट हुआ, तो 4 क्यूब मिलाकर हम लोग ये बता पाए, राइट। चलिए सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? मतलब सेकेंड नियरेस्ट नेबर। थोड़ा आप, करेक्ट आंसर 12 है, आप लोग इमेजिन कीजिए तो करेक्ट आंसर इज 12।
ज़रा बताइए तो मुझे कैसे 12। रुकिए एक और डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा एक नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं। चलिए सेकेंड के लिए एक तो ये देखेंगे, करेक्ट, एक ये देखेंगे, करेक्ट ना, और एक कौन सा, मतलब अगर यस यहाँ से लेकर ये वाला, करेक्ट ना, यहाँ पे, उसके बाद बाकी। और इसके चारों तरफ एक काम कर दिया जाए, इस कॉर्नर के चारों तरफ, जिस कॉर्नर के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं उसको चारों तरफ अगर 8 क्यूब करके दिमाग इमेजिन करते हैं, तो आप लोग इमेजिन कीजिए इसके बगल में भी एक रहेगा, राइट। तो भाई इसको भी, ये भी तो इसको काउंट होगा, करेक्ट। और इस क्यूब का ये तो बगल में ऐसे रहेगा, इसका इधर भी तो काउंट होगा, करेक्ट। और इसके ऊपर भी रहेगा, तो ऊपर भी 2 क्यूब रहेगा, फिर आगे भी 2 क्यूब रहेगा। इस तरीके से इसका आ जाएगा 12 स्टूडेंट। हालांकि मेरे पास अभी 8 क्यूब है नहीं, या तो इसको आप माइंड में इमेजिन कर लीजिए, इसको चारों तरफ 8 क्यूब रख कर इसको कॉमन कॉर्नर मानकर, और नहीं तो यहाँ पर रख लीजिए आप, ठीक है। बाकी दूसरे में मैं विजुलाइज करवा दूंगा, बट एक्चुअली में 12 आ जाएगा। लिख लीजिए, सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12 एट ए डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना रहेगा, a√2, हाँ। कोऑर्डिनेशन, सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12 एट ए डिस्टेंस ऑफ √2a, ठीक है, या a√2। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो थर्ड जो डिस्टेंस रहेगा वो अलोंग द बॉडी डायगोनल रहेगा। भाई किसी भी सिंपल क्यूबिक सिस्टम में वन स्फीयर जो कॉर्नर पे है और दूसरे स्फीयर के साथ कितना टाइप का डिस्टेंस, 3 ही टाइप का डिस्टेंस पे तो रहेगा। कौन कौन सा, एक अलोंग द साइड लेंथ, एक अलोंग द फेस डायगोनल और तीसरा अलोंग द बॉडी डायगोनल। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस से ज़्यादा तो 4th डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस मिलेगा नहीं, राइट। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ भी सकता है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर और मैक्सिमम थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, 4th नहीं पूछा जाएगा, राइट। बजाय ए से, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में ए से ए के बीच का हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस, L1, L2 और L3, यही 3 टाइप का डिस्टेंस रहेगा। एक अलोंग साइड लेंथ, दूसरा अलोंग a√2 फेस डायगोनल, तीसरा अलोंग √3 है। इज इट राइट। तो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऐसे ही दिख रहा है, एक कॉर्नर 8 क्यूब के साथ कॉमन कॉर्नर है, एक कॉर्नर 8 क्यूब के साथ, यहाँ देखिए थर्ड तो 1 सेकंड में मैं विजुअलाइज करवा दूंगा। बस जब बोलते रहेंगे, जब पूछते रहेंगे उसको बोलते जाइएगा। एक कॉर्नर कितने क्यूब के साथ कॉमन कॉर्नर, फास्ट 8 ना, तीनों चारों तरफ 8 क्यूब का कॉमन कॉर्नर, करेक्ट।
और एक कॉर्नर हर क्यूब के लिए, इस कॉर्नर से हर क्यूब के लिए एक बोल्ड डायगोनल रह जाएगा, राइट। जैसे इसके लिए ये रहा, तो इस कॉर्नर से क्या इस कॉर्नर से दूसरा बोल्ड डायगोनल फिर जाएगा इस क्यूब के लिए, या एक ही रहेगा? तो वैसे ही एक कॉर्नर 8 क्यूब का कॉमन कॉर्नर है, तो यहाँ से 8 बोल्ड डायगोनल 8 डिफरेंट क्यूब में होगा, राइट। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बताने के लिए कितना क्यूब का रिक्वायरमेंट होगा? 8 क्यूब का रिक्वायरमेंट होगा। इज इट राइट? तो लिखिए थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड इक्वल टू 8 एट ए डिस्टेंस ऑफ √3a and shared by how many cubes? 8 क्यूब। तो मुझे लगता है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम का हर कोऑर्डिनेशन, हर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर से आप वाकिफ हो गए। 6, 12, 8, राइट। हो गया ना? अब लिखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बाद में लैंग्वेज बनाएंगे, पहले समझ लीजिए। हो गया ना? BCC को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि उनको लगता है कि BCC इज सिंपल क्यूबिक सिस्टम का जो बीच में वॉइड है वहाँ पे स्फीयर डाल दिया तो BCC बन गया। ये नहीं है। BCC में सेंटर ऑफ द क्यूब इज ऑल्सो काउंटेड एज लैटिस पॉइंट, राइट। इट इज नॉट काउंटेड एज वॉइड। इज इट राइट? इसका मतलब BCC में लैटिस पॉइंट क्या रहेगा, पहले ये जानिए। लैटिस पॉइंट रहेगा, बोलिए, कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। ये लैटिस पॉइंट है, यानी ऐसा नहीं कि सर एक कॉर्नर था बीच में जा खाली जगह बच गया वहां पे रख दिया स्फीयर। करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्फीयर यूज कर रहे हैं, ओनली 1 टाइप ऑफ स्फीयर आर यूजिंग, ओनली 1 टाइप ऑफ स्फीयर आर यूजिंग। तो पहले इसको यहाँ देखिए, अब आपको समझाने के लिए पहले इमेजिन कीजिए कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम था, ऐसे सिर्फ इमेजिन के लिए, और आइडेंटिकल स्फीयर था। अब सेम साइज के स्फीयर को अगर यहाँ पे अगर आएगा तो नहीं लगता कि ये क्यूब थोड़ा सा सिमेट्रिकली एक्सपैंड कर जाएगा? सिमेट्रिकली क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। तो इसके आने की वजह से ए और ए क्या आपस में अब टच में रहेगा? टच में नहीं रहेगा। ए तो भाई पहले से ही टच में नहीं था, राइट। टच में कौन था? ए और ए। बट सिमेट्रिकल स्फीयर, उसी साइज का स्फीयर को यहाँ पे अगर लैटिस पॉइंट बनाया हुआ है तो इस केस में ड्यू टू सिमेट्रिकल एक्सपेंशन ऑफ द क्यूब, अब यहाँ पे जो स्फीयर रहेगा अलोंग द साइड लेंथ टच में नहीं रहेगा। अब किसके अलोंग टच में रहेगा? अलोंग द बॉडी डायगोनल, राइट। इसका मतलब एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के साथ टच में होगा भी तो किसके अलोंग स्फीयर टच में रहेगा? अलोंग द बॉडी डायगोनल, राइट।
इसका मतलब ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बीच में एक स्फीयर है, इसके चारों तरफ, इसके ऊपर में 4 स्फीयर रख दिया, इसके नीचे में 4 स्फीयर रख दिया, इसके ऊपर में 4 स्क्वायर बनाकर, लेकिन वह स्क्वायर का साइड लेंथ के अलॉन्ग टच में नहीं रहेगा, राइट। चलिए लिखिए, इन केस ऑफ BCC a sphere are not touching along the side length and face diagonal. In case of BCC, a sphere are not touching along the side length and face diagonal. Yes, in case of BCC, body center cubic system, spheres are not touching along the side length and along the body diagonal. Is it right? Spheres are only touching along फेस तो होता है, ओहो सॉरी, दिमाग में जो सही चल रहा था लिखा गलत गया। यहाँ देखिए, ओनली टचिंग अलोंग द बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो सर ए पॉइंट क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि किसके लॉन्ग टच नहीं करेगा, किसके लॉन्ग टच करेगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर ए बार पॉइंट नहीं जानेंगे तो ए और आर के बीच में रिलेशन निकल पाएगा, और ए और आर के बीच में जब तक रिलेशन नहीं रहेगा तब तक पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकलेगा, राइट। या कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकलेगा, या सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकलेगा, राइट। ओके एवरीवन, सबसे पहले बताइए व्हाट द इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर इनसाइड 1 यूनिट सेल। तो सर 1/8 × 8 कीजिए, अब +1, ये तो कंप्लीट अंदर रहेगा, कितना 1 रहेगा ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, और 1 रहेगा ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर, राइट। चलिए, अगर इसका साइड लेंथ ए है तो यहाँ देखिएगा ABC, करेक्ट। सही से अगर देखेंगे तो एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसा है ABC का, करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलोंग अकॉर्डिंग टू ए बॉडी डायगोनल नहीं था, √3 है, और √3 इक्वल टू क्या 4R लिख सकते हैं, R 2R और R, राइट। ए रिलेशन है, करेक्ट ना। चलिए, अच्छा, डेंसिटी ऑफ BCC के लिए फिर क्या लिखिएगा स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, 2m/Na
इंटू ए क्यू, और डेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम का क्या लिखते हैं, ए क्यू। समझ गए, ये लिखना भूल गए थे, ठीक है। कोई एग्जांपल लेकर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे हम लोग बाद में। यहाँ तक हो गया भाई। वॉल्यूम अवेलेबल, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो सर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल, राइट। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के लिए कितना स्फीयर यहाँ पे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है, 1 यूनिवर्सल के अंदर कितना स्फीयर है, 2 ना। तो यहाँ पे 4/3 इंटू 4/3 पाई आर क्यू लिखा है, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और डिवाइडेड बाई ए क्यू। 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू और डिवाइड बाई ए क्यू के लिए क्या लिख दें, ए के लिए यहाँ पे 4r/√3 क्यू। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए। ऐसे मेरा रटा हुआ है 0.68 आता है, कितना आता है बॉडी सेंटर में, 68 ही होना चाहिए। या 0.68। बट आप लोग क्या कीजिएगा, 12th क्लास का स्टूडेंट, लेकिन इसको 0.68 रटिए, ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, बहुत फेमस वैल्यू है। तो वॉइड फ्रैक्शन का कितना रहेगा, तो नहीं लगता कि सर दिस वन इज लिटिल बेटर पैकिंग फ्रैक्शन, बेटर पैकिंग विथ रेस्पेक्ट टू सिंपल क्यूबिक सिस्टम, उसके रेस्पेक्ट थोड़ा जगह और भरा, राइट। लेकिन फिर से सेम डायलॉग, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC ओनली व्हेन स्फीयर आर प्रेजेंट ओनली एट लैटिस पॉइंट, नॉट इन द वॉइड, राइट। वॉइड में और स्फीयर रखना शुरू कर देंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन और बढ़ेगा। ये दिमाग में रहेगा, नहीं रहेगा, लिख लीजिए साइड में एक लाइन। इस बात पर इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ दिस स्फीयर, जो बॉडी के सेंटर में है, एट। और उसका 8 कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए किसी दूसरे क्यूब का हेल्प लेने का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 8 एट ए डिस्टेंस ऑफ किसका कोऑर्डिनेशन मैं बता रहा हूँ, जो बॉडी के सेंटर में है, राइट। √3a/2, राइट। नेक्स्ट सेकेंड नियरेस्ट नेबर, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा। हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि हम लोग इसी को देख रहे हैं, बट सेकेंड किसका रहेगा, नेक्स्ट क्यूब के। वेरी गुड। इसका अगर सेकेंड देखिएगा तो बगल में एक और तो क्यूब बनेगा, करेक्ट। अब बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, a/2 इतना, राइट। और यहाँ भी तो a/2 बिकम्स a, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, नहीं। इस क्यूब के चारों तरफ 4 क्यूब
और ऊपर में एक, नीचे में एक, ऊपर में भी तो एक और नीचे में एक, तो मुझे लगता है 6 होना चाहिए। आप लोग इमेजिन कर पाए मैंने कैसे इमेजिन किया? बहुत बढ़िया है। यहाँ पे यहाँ देखिए, ये है, इसको एक क्यूब मान लीजिए, एक इधर, ये मेरा ओरिजिनल क्यूब है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, राइट, एक ऊपर और एक नीचे, करेक्ट। तो जब इधर कर रहे हैं तो दोनों क्यूब के बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर अगर मिलाइएगा तो ए डिस्टेंस मिलेगा, राइट। चलिए, इसका मतलब सेकेंड नियरेस्ट नेबर, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंड का मतलब। लेकिन सर एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं किया रहेगा तब कौन सा देंगे? तो भाई तब नियरेस्ट नेबर दीजिएगा, राइट। नियरेस्ट नेबर इक्वल टू कितना, 6 ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना, ए। इसके लिए कितना क्यूब का हेल्प लेने का रिक्वायरमेंट हुआ? 2। सेकेंड नियरेस्ट नेबर 7 ना, एक तो खुद, अब बाकी 6। चलिए, थर्ड नियरेस्ट नेबर फर्स्ट तो हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड कितना होना चाहिए? हैं? छोड़ दिया जाए? थर्ड तक कुछ है नहीं, चांस है। फर्स्ट और सेकंड भी याद रखिएगा तो काफ़ी हो जाएगा। छोड़ दीजिए, आउट ऑफ वे है। किस बात के लिए? नहीं इमेजिन करने के लिए। चलिए, दो तीन चीज़ मैं मिस करता हूँ। पहला चीज़ ये है, जो पढ़ाना शुरू किया हूँ, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम भाई एक ही होना चाहिए जैसे पहले हो रहा था, नहीं जैसा आप लोग 10th बोर्ड दिए हैं, करेक्ट। एक एग्ज़ाम, बोर्ड बोर्ड है भाई, उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए। और दूसरा, जेई मेन का पेपर एक होना चाहिए ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब जितना इंडिया में जितने भी सेंटर है। उससे क्या होगा, थोड़ा फेयर रहेगा। अभी के टाइम पे जैसे जेई मेन का बहुत सारा सेट हो जाता है ना, बहुत सारा पेपर है, किसी का लक अच्छा है तो थोड़ा इजी आ गया, किसी का लक ख़राब है तो जो पढ़ गया वो नहीं आया, राइट। तब उस तरीके से फेयर नहीं हो पाता है। जैसे कैसे नीट में अभी एक ही पेपर रहता है ना, या 2 पेपर है? अभी भी नीट में एक ही पेपर है, राइट। ऑफलाइन मोड में ही है। हालांकि देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन ये तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो उसको होना चाहिए, बट फिर भी ओके। देखिए, एफसीसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे और तब पढ़ाऊँगा जब आपको क्लोज पैकिंग पढ़ा दूँगा, क्योंकि एफसीसी का ही दूसरा नाम है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एफसीसी का दूसरा नाम क्या है? सीसीपी।
और क्लोज पैकिंग आपको 2 पढ़ना है, HCP एंड CCP, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।